हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब तक हम बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के फर्स्ट लेक्चर में बच्चों बेसिक इंट्रोडक्शन मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग अकाउंटेंसी की मीनिंग जानता हूँ, बची हुई है, टाइम आने पे बताई जाएगी। उसके बाद हमने ट्रांजैक्शन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस में हमने मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को डिटेल में डिस्कस किया है। और बच्चों उसके बाद अब हम मतलब कैपिटल और ड्राइंग्स भी डिस्कस कर चुके थे, और आज हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के साथ और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं उनको हम सीखेंगे। यहाँ पर आपके सामने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ मतलब मुझे अभी जो आपको मेन कंसेप्ट सिखाने हैं, जो दो मेन कंटेंट है आज का अभी का इस स्लाइड का, वो है एसेट्स और लाइबिलिटीज। यही दो टर्म सिखाने हैं, बट अलॉन्ग विद द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ये उनके कुछ टाइप्स है जो कभी कभी 11th के प्रिलिमिनरी प्राइमरी एग्जाम्स में भी बहुत बार बच्चों से पूछ लिए जाते हैं। तो इनमें से जो जो बेयर मिनिमम ध्यान में रखने जैसी चीज़ें हैं उनको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, और जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो आपको तब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा जब हम बहुत सारे बेसिक्स से चैप्टर्स कवर कर चुके होंगे, तब जाके बच्चों इनमें लिखे हुए बहुत सारे टर्म्स आपको समझ में आएंगे। तो अभी इन चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इस स्लाइड से आपको जो बेयर मिनिमम है वो सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज का मीनिंग पता होना चाहिए, और बाकी एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बता ही दूंगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? जैसे अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उसके बिजनेस में जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी क्या है बच्चों प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज जिनका ओनर बिजनेस खुद है, उन प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है? एसेट्स। ये मैंने आपको वन वर्ड में बता दिया। कभी भी कोई पूछे एसेट्स तो हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज। एसेट्स तो हम क्या कह सकते हैं? प्रॉपर्टीज। ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज विच आर ओन्ड बाय बिजनेस कंसर्न, जो जिनका ओनर बिजनेस है वो सारी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं? एसेट्स। देखते हैं डिटेल में। of any physical thing or right owned। physical thing का मतलब और right owned इन दोनों का मतलब क्या है? तो बच्चों physical thing का मतलब है जैसे आपके पास बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, ये सब किस में आ जाता है? physical things में। और राइट ओन्ड की अगर हम बात करें तो कुछ एसेट्स, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी होती है जो बिजनेसमैन को दिखती नहीं है, फिर भी वो उसे प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती हैं। आपने आजकल के इस डिजिटल वर्ल्ड में एक नाम बहुत सुना होगा, वैसे यहाँ एग्जाम्पल में मैंने कहीं तो गुडविल लिखा है, बट आपने जो नाम बहुत सुना होगा वो है कॉपीराइट। आपने सर हमने यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, वो कॉपीराइट हमने बहुत बार सुना है, वीडियोस से रिलेटेड सुना है, मूवीज़ से रिलेटेड सुना है। क्या होता है जब कोई पर्सन अपना नॉलेज, अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज़ करके कुछ चीज़ बनाता है, तो अगर वो उससे अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा कर लेगा, और अगर दूसरा कोई उसकी बिना परमिशन के, बिना कुछ कंसिडरेशन पे किए अगर वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो यूज़ करता है, तो वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है? कॉपीराइट। और अगर कोई दूसरा उसे यूज़ करेगा तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकते हो। तो देखिए कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी है। वैसे कॉपीराइट दिखता है क्या? नहीं। किसी बिजनेस का बहुत अच्छा नाम है, फेम है, जो उसे बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर रहा है, बट वो अच्छा नाम वो दिखता है क्या? नहीं। जिसे क्या कहा जाता है? गुडविल है, कॉपीराइट है। तो एसेट मतलब जो प्रॉपर्टी है वो फिजिकल थिंग भी हो सकती है, या राइट का मतलब क्या होता है बच्चों? अधिकार, राइट ओन्ड, उसके फॉर्म में भी है, तो हम उसे क्या कहेंगे? एसेट्स। तो आप तो सिंपली याद रखिए एसेट्स मतलब प्रॉपर्टीज विच आर ओन्ड बाय बिजनेस कंसर्न विच हेल्प्स अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। तो जो बिजनेस को पैसा, प्रॉफिट कमाने में हेल्प करेंगे वो सारे प्रॉपर्टीज क्या कहलाते हैं? एसेट्स। इतना ध्यान रखना है आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड से। एसेट्स के साथ जो नेक्स्ट टर्म हम ध्यान में रखेंगे वो है बच्चों हमारा लाइबिलिटीज। एसेट्स क्या हो गए? प्रॉपर्टीज। याद रखने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए हम शॉर्टकट में हम याद रख सकते हैं, वैसे याद तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगा। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है बच्चों? कर्जा। सिंपली मैं कहूं तो लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? कर्जा। अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस फर्म टू आउटसाइडर्स। अगर आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको किसी को भी पैसा देना है, तो वो जो पैसा देना बाकी है वाली सिचुएशन है ना, वो आपके लिए कहलाएगी लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी है, कर्जा है, डेप्थ है। तो हम कह सकते हैं लाइबिलिटीज क्या है? टोटल अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस फर्म टू आउटसाइडर्स। बिजनेस फर्म को अगर किसी भी बाहर वाले पर्सन को पैसा देना है, तो वैसे बाहर वाले से कहने से ज़्यादा बेटर हम कह सकते हैं अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस फर्म टू अदर्स इज नोन एज लाइबिलिटी। बैंक से आपने लोन ले लिया, जी सर बैंक से हमने लोन ले लिया, तो वापस तो करना पड़ेगा ना, तो वो भी क्या है? लाइबिलिटी है। आपने जो आपके बिजनेस के सप्लायर्स हैं, जिनसे आप
गुड्स सामान खरीदते हैं बिजनेस का, तो आपने गुड्स परचेस कर लिए क्रेडिट पे। गुड्स ये भी एक अकाउंटिंग टर्म है, इसकी भी डेफिनेशन मीनिंग आएगी, चिंता मत कीजिए। तो हमने गुड्स सामान परचेस कर लिया और हम अमाउंट पे करेंगे 1 मंथ के बाद। तो वो जो पर्सन जिससे हमने गुड्स परचेस किया है वो भी क्या है, हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि गुड्स का सामान, ये जो गुड्स के पैसे हैं हमें उसे पे कर दें बाकी हैं। क्लियर। रेंट, 1 तारीख को रेंट पे करना पड़ता है, आज 10 तारीख हो गई, हमने रेंट अभी तक पे नहीं किया, रेंट पेएबल, पैसा देना बाकी है, क्या है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है बच्चों कर्जा। जो बिजनेसमैन अगर पैसा देना बाकी है तो वो जो देना बाकी है वाली फीलिंग है वही क्या है, लायबिलिटी है। और जो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, एसेट्स। ये तो बेयर मिनिमम है जो आपको ध्यान में रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके कुछ टाइप्स है, इन टाइप्स में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको अभी बता दूंगा। और ये इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने का जो मेन रीज़न है वो कुछ ऐसा है, क्योंकि अभी तो आपको उतना अच्छे से शायद से समझ में नहीं है, कुछ बातें आ सकती हैं, कुछ बातें बिल्कुल भी नहीं आएंगी, बट अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब हम नेक्स्ट कभी भी इन चीज़ों को डिस्कस करें तो आपको ऐसा लगे कि हमने ये कहीं ना कहीं पढ़ा था, कहीं ना कहीं सुना था। तो सुना सुना है वाली फीलिंग आनी चाहिए, इसके लिए बच्चों आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एसेट्स के साथ। सर एसेट्स मतलब प्रॉपर्टीज, एसेट्स प्रॉपर्टीज, एसेट्स प्रॉपर्टीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, डेप्थ, कर्जा। कर्जा जानते हैं ना, अगर कुछ पैसे लिए हैं तो पैसा वापस तो देना पड़ेगा, तो यही क्या है बच्चों हमारा लाइबिलिटी। और एसेट्स हो गए प्रॉपर्टीज। तो बच्चों फर्स्ट टाइप ऑफ एसेट्स मतलब और भी बहुत कुछ है, बट यहाँ जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक में मेंशन किए हम उनको कंसिडर कर रहे हैं अभी के लिए। फर्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, वो प्रॉपर्टी जो बिजनेसमैन के पास लॉन्ग टर्म तक रहेगी। आपका पूरा ध्यान मेरे एक्सप्लेनेशन पे होना चाहिए, बोर्ड पे क्या लिखा है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेन एक्टर मैं ही हूँ, बाकी तो सब साइड एक्टर्स हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर और एक्सप्लेनेशन पर स्पेशली, ठीक है। वापस से स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, वो प्रॉपर्टीज जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक रहती हैं और बिजनेसमैन को लंबे टाइम तक पैसा अर्न करने में हेल्प करेंगी, वो सारी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं फिक्स्ड एसेट्स। सो ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड एसेट्स क्या हो गए, द एसेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट। क्योंकि क्या हो जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है, और अगर उस टाइम पे अगर आप आंसर नहीं दे पाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए बताया जा रहा है। तो बच्चों फिक्स्ड एसेट्स कौन से एसेट्स है, द एसेट्स विच आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म। और वो प्रॉपर्टीज जो बिजनेस को कैसा बेनिफिट देती है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देने वाले एसेट्स क्या कहलाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। एग्जांपल बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर, गुडविल। अब जैसे बिल्डिंग आपने अपने बिजनेस के लिए बिल्डिंग बना ली, अब बिल्डिंग कितने सालों तक रहेगी, सर बिल्डिंग तो बहुत लंबे टाइम तक चलती है, 40 ईयर्स 50 ईयर्स कह सकते हैं, अगर टाइम टू टाइम रिपेयर्स वगैरह करो, अच्छे से उसका ध्यान रखो तो। मशीनरी है, मोटर कार है, 10 साल 15 साल, मतलब वो सारी प्रॉपर्टीज जो जनरली मोर देन 1 ईयर ही कह सकते हो आप, उतने की बेनिफिट अगर आपको दे रहे हैं ना, तो उन एसेट्स को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, फिक्स्ड एसेट्स। जनरली 5 ईयर्स होता है, बट लॉन्ग टर्म ही कहा जाता है, एग्जैक्ट नंबर्स में बात नहीं की जाती है। ये सारे एसेट्स। फर्नीचर, आपने अपने ऑफिस के लिए सोफा परचेज किया, कितने सालों तक यूज़ करोगे, सर सोफा तो हम बिजनेस वाला सोफा है तो सर तब तक यूज़ करेंगे जब तक वो एकदम टूट ही नहीं जाए, कवर खराब हो जाएगा तो कवर नया लगवा देंगे, बट यूज़ करेंगे हम लॉन्ग टर्म तक। तो ऐसे सारे एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं बच्चों, फिक्स्ड एसेट्स विच आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एसेट्स है बच्चों, वो है हमारे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या आता है, ये ऐसे एसेट, देखो सारे एसेट्स तो हैं, अब फिक्स्ड एसेट्स के लिए हमने क्या कह दिया, लॉन्ग टर्म एसेट्स। हम इनके लिए कहेंगे दिस आर द एसेट्स विच आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, लेस देन 1 ईयर। ऐसे एसेट्स जो बिजनेस में शॉर्ट टर्म के लिए हो और जिनको कैश में कन्वर्ट करना बहुत ईजी हो, कैश में जो इजीली कन्वर्ट हो जाए, वैसे एसेट्स क्या कहलाते हैं, करंट एसेट्स। क्या कहलाता है, करंट एसेट्स। द एसेट्स विच आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर अ शॉर्ट टर्म एंड विच आर इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, उन्हें हम कहते हैं करंट एसेट्स। एग्जांपल के लिए कैश, सर कैश अपने आप में ही एक करंट एसेट है। कैश एट बैंक, बैंक में रखा है पैसा, कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो, बैंक में रखा है पैसा, कभी भी पेमेंट के लिए यूज हो सकता है। स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या होता है बच्चों, गुड्स, सामान, जो आप जिसके साथ आप बिजनेस में क्या करते हो डील। आपके पास 10 लाख रुपया पड़ा है, तो क्या आप बिजनेस में कैश जमा करके रखोगे, नहीं सर। बिजनेस में जो हम कैश होता है उस कैश से क्या परचेस करते हैं, गुड्स।
सामान, उस सामान को हम सेल करेंगे तो वापस से या तो हमें पैसा कैश में मिलेगा या तो पैसा हमें चेक से मिलेगा। तो वो ये जो गुड्स था, जो स्टॉक था, वो वापस से किस में कन्वर्ट हो गया? कैश में। या तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैश एट बैंक में। होगा या नहीं होगा? सर होगा। अगर कैश है तो उस कैश से आप वापस से क्या खरीदोगे? गुड्स खरीदोगे। सर कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे ना जो ऑन द स्पॉट पे नहीं करेंगे, वो बाद में दूंगा कहेंगे, तो उनको क्या कहते हैं? उनको अकाउंट्स में कहते हैं डेटर, और ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के फॉर्म में सेपरेटली पढ़ा जाएगा इसके बाद वाली स्लाइड में। तो डेटर्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? कस्टमर्स जिनसे पैसे आने बाकी हैं। तो ये सारे ऐसे एसेट्स हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बार बार अपना फॉर्म क्या करती हैं? चेंज करती रहती है। यहां पर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ जगह, लैंड और बिल्डिंग नहीं है, इसके भी आगे है। वो सारी चीज़ें, वो सारे फिजिकल थिंग्स और राइट ओन जो बिजनेसमैन को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? एसेट्स। फिक्स एसेट्स वो हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट्स देते हैं, और ये रहे उनके एग्जाम्पल। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब क्या है बच्चों? फिक्स एसेट्स। वो एसेट्स जो एक साल से कम का बेनिफिट्स देते हैं वो कौन से एसेट्स होते हैं? करंट एसेट्स। और जो इजीली कैश में क्या हो जाता है? कन्वर्ट। कैश अपने आप में एक करंट एसेट है। कैश एट बैंक, बैंक में रखा हुआ पैसा, वो भी करंट एसेट है। स्टॉक, स्टॉक को सामान है, गुड्स है, बेचोगे, कैश मिलेगा, चेक मिलेगा तो पैसा बैंक में मिलेगा। और अगर वो पर्सन कहता है कि मैं बाद में पैसा देता हूं, तो हम उसे क्या कहेंगे? कस्टमर हो तुम हमारे, डेटर। अकाउंट्स में उसे डेटर्स कहा जाता है। क्लियर? तो इन ये हो गए हमारे करंट एसेट्स। इनके साथ साथ ये जो है ना, ये भाई साहब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। ट्रू एंड फॉल्स में या वन वर्ड्स में पूछ लिया जाएगा, द एसेट्स विच डज नॉट हैव रियलाइजेबल वैल्यू। इमेजिनरी एसेट इज नोन एज। तो ये देखो, ये तो सच में मतलब बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे एसेट्स हैं। इनको सेल करने पर कुछ पैसे भी मिल सकते हैं, जो वैल्यू है उनकी मिल सकेगी। ये तो खुद अपने आप में लिक्विड एसेट्स हैं जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट ये कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जिनको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकेगा, जिनसे कुछ भी रियलाइज मतलब उसको बेचने पे उसके अगेंस्ट कैश में पैसा नहीं मिल सकता। तो ऐसे एसेट्स को क्या कहा जाता है? फिक्टिशियस एसेट्स। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम कभी। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं ऑब्जेक्टिव्स में आपसे पूछ लिया जाए कि एसेट्स विच डज नॉट हैव रियलाइजेबल वैल्यू आर नोन एज, तो उन्हें क्या कहेंगे? फिक्टिशियस एसेट्स। जो होते हैं मतलब एसेट्स होते हैं बट उनकी कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, और इनको इमेजिनरी एसेट भी कहा जाता है। और ये बहुत बहुत आगे जाकर आप डिटेल में अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर आपको कंफर्म करना है, आपके पहचान में अगर कोई बच्चा 12th में वगैरह पढ़ रहा है और इवन ग्रेजुएशन में भी है, और अगर आप उससे भी पूछ लेंगे ना व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट्स, तो 90% चांसेस है कि वो आपको नहीं बता पाएगा। क्लियर? ये बस इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में कहीं कहीं पूछ लिया जाता है तो बताना पड़ेगा। आज बताया, अगली बार आगे जाके और बार रिपीट होगा, तब आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 3 years। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, इसके लिए ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन फ्यूचर में होगी। अब आ जाता है बच्चों हम हमारी लाइब्रेरीज की तरफ। अच्छा, एसेट्स का मतलब बताओ क्या होता है? प्रॉपर्टीज। ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय बिजनेस आर कॉल्ड एज एसेट्स। फिक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म, करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म वाले एसेट्स, एंड फिक्टिशियस एसेट्स इमेजिनरी एसेट्स जिनकी कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब उनके अगेंस्ट उनको बेचने पे कैश नहीं मिलेगा। कौन सा है? फिक्टिशियस। जो कैश में फटाफट कन्वर्ट हो जाते हैं वो करंट एसेट्स, और जो लंबे टाइम तक बिजनेस में रहते हैं और बिजनेसमैन को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स। आई होप काफ़ी है। आ जाता है लाइबिलिटीज पे। लाइबिलिटीज का मतलब क्या बताया था? कर्जा, डेप्थ। लाइबिलिटीज का मतलब कर्जा और डेप्थ। डेप्थ क्या कहलाता है? अगर हमने कुछ पैसा लिया है तो वापस करना बाकी है, और वो वापस करना बाकी है, वही हमारा कर्जा और वही हमारी लाइबिलिटी है। अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस फर्म टू अदर्स इज नोन एज लाइबिलिटी। उसमें भी बच्चों एक टाइप होता है फिक्स लाइबिलिटी। वैसे लाइबिलिटीज के टाइप्स तो आप बिल्कुल भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी एट दिस स्टेज, जैसे कि हमारा ये सेकंड लेक्चर है 11th कॉमर्स के लिए स्पेसिफिकली, तो एट दिस स्टेज आपके लिए जानना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, सिर्फ ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज फिक्स लाइबिलिटीज कहलाती हैं सेम इनकी तरह। और जो लेस देन 1 year वाली लाइबिलिटी है, मतलब वो पैसा जो हमें 1 साल के अंदर चुका ही देना है, पैसा भर ही देना है, वो क्या कहलाएगा? करंट लाइबिलिटी। अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस फर्म विद इन 1 year इज नोन एज करंट लाइबिलिटीज। क्या कहलाते हैं? करंट लाइबिलिटीज। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या कहलाती हैं? फिक्स लाइबिलिटीज। इनको भी स्टार कर लीजिए।
इन पे भी ज़्यादा डिस्कशन डिटेल में होगा और शायद से ये डिटेल में डिस्कशन लास्ट चैप्टर में तक भी पहुंच सकता है। लास्ट चैप्टर मतलब 11th का जो सेकंड लास्ट चैप्टर है या लास्ट चैप्टर कह लो फाइनल अकाउंट्स, वहां तक जाके इसका डिस्कशन पहुंचेगा बच्चों। तो अभी तो सिर्फ देखा देखा सुना सुना लगाते रहिए। हाँ, ये ज़रूर है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। अच्छा, पूछ भी ले, अमाउंट पेबल बाय बिजनेस फर्म विद इन 1 ईयर इज नोन एज करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आर नोन एज फिक्स्ड लाइबिलिटीज। यहाँ पर देख लेते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज ही कवर करना है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई कंसेप्ट आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो अभी सीखना है, तो बस आप एक व्हाट्सअप नंबर की दूरी पे हैं, तुरंत जाइए वहाँ पर, डाउट्स पूछिए, अपनी क्वेरी रिजॉल्व कीजिए। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि थियोरी इतनी ज़्यादा है ना कि वही स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिटेल में लेने पर चीज़ें क्या हो जाती है, बोरिंग। तो उनको बोरिंग नहीं बनाना है हमें। आगे देखते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। अब ये बहुत खतरनाक है, मेरी बहुत फेवरेट है। फेवरेट है कैसे फेवरेट है, इसको समझाने के लिए मैं आपको सुनाऊंगा एक स्टोरी। और स्टोरी कुछ ऐसी है बच्चों, एक सेकंड कैप गिर गई है, उसे ज़रा ठीक कर लेते हैं जी। स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये हाँ चलिए एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा हमने एक केक शॉप स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में, एग्जाम्पल इमेजिनरी फॉर्म में। उस केक शॉप में हमारा एक कस्टमर था जो रेगुलरली हमसे केक परचेस करने आता था। और ये लीजेंडरी एग्जाम्पल है, मैं शायद से 10-12 साल से यही एग्जाम्पल बच्चों को सुनाते आ रहा हूँ, बस ऐसे ही अच्छा लगता है। तो हमेशा वो केक हमसे परचेस करने आता था और केक परचेस करके ले जाता था और रेगुलर फ्रिक्वेंट कस्टमर था, महीने में 3-4 बार तो आ ही जाता था। उसे इतना केक पसंद था, हम बनाते ही केक इतना अच्छा थे। तो अचानक से एक बार वो आना बंद हो गया, मतलब 1 महीना हो गया वो आया नहीं। तो अब ऑब्वियसली अगर रेगुलर कस्टमर है, इतने टाइम से आ रहा है, तो जान पहचान तो हो ही जाती है। तो हमने उनको फ़ोन किया कि क्या हो गया सर, बहुत टाइम हो गया आप हमारे यहाँ केक लेने नहीं आए। तो वहाँ से किसी ने फ़ोन उठाया और बोला कि आपके यहाँ का केक खाने के बाद ये जो भाई साहब हैं ये बीमार हो गए और हम आपके अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में केस कर देंगे कि आप ख़राब लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, जिसकी वजह से हमारा कस्टमर बीमार हो गया है और उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। अब हम आ गए टेंशन में, अरे ये कैसे हो गया। अब यहाँ पर जब मैटर चला जाएगा कोर्ट में, तब क्या होगा, उसने हम पर कॉम्पनसेशन डिमांड किया है कि मुझे 10 लाख रुपीस का कॉम्पनसेशन चाहिए, जो मैं हॉस्पिटल एक्सपेंसेस हुए वो, और जो मैं जॉब नहीं कर पाया, जो काम करता था वो नहीं कर पाया, मुझे 10 लाख का आपसे कॉम्पनसेशन चाहिए। और उसने हम पे क्लेम किया है कि हम खराब क्वालिटी का केक बेचते हैं। अब इस कहानी के बाद अब हमारी हालत ख़राब। अब चेक वगैरह होगा, जो भी इंस्पेक्शन वगैरह है, जो फूड सिक्योरिटी वाले हैं, जो भी लीगल प्रोसीजर्स हैं, जो कुछ भी करना है वो कंप्लीट होगा और फिर कोर्ट फैसला सुनाएगा। और फिर पता चलेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि हमें मतलब इस केक शॉप को उस कस्टमर को 10 लाख रुपीस देने हैं या नहीं। पैसे देने पड़ भी सकते हैं और नहीं भी, और ये डिपेंड करेगा कोर्ट के डिसीजन पे। क्या लाइबिलिटी है सर, पता नहीं, कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट ने कहा सर आपका जो आप क्वालिटी मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो ख़राब है, आपको कस्टमर को पे करना है, तो पैसा देना भी पड़ सकता है। और अगर कोर्ट कहता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो उन भाई साहब का फ्रिज ख़राब हो गया था, वो 10 दिन पुराना फ्रिज केक खा रहे थे, आपका तो प्रोडक्ट्स एकदम परफेक्ट है, तो उस केस में हम कुछ भी कॉम्पनसेट करेंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पर हमारी जो सिचुएशन है वो इधर और उधर हमें नहीं पता है। तो व्हेन अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस फर्म is depend on happening or non happening of certain event is known as contingent liability। मतलब अगर कोई liability arise होती है which depends on happening or non happening of certain event, जो फ्यूचर में हो भी सकता है और नहीं भी, तो ऐसी liability को क्या कहते हैं बच्चों? contingent liability, a liability which may arise in future, will arise नहीं, which may हो भी सकती है और नहीं भी, and which depends on happening and non happening of certain events, such liability is known as कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। और ये एग्जाम में पूछा जाने वाला एक कॉमन क्वेश्चन है, जहां पर बच्चे सब क्वेश्चन कराते हैं, ये गड़बड़ हो जाती हैं, तो आप ऐसी गड़बड़ नहीं करेंगे। तो मीनिंग क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख लिया है लीगल केस विच इज पेंडिंग इन कोर्ट, लॉ सूट, लीगल केसेस विच आर पेंडिंग इन कोर्ट। ऐसे केसेस एग्जाम्पल होते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी के लिए, जहां पर अगर आपके अगेंस्ट डिसीजन आता है तो आपको वो पैसा देना पड़ेगा। आई होप कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का मीनिंग क्लियर होगा। तो बच्चों इस पर्टिकुलर स्लाइड से, इस चीज से आपको क्या समझ में आना चाहिए? मीनिंग ऑफ एसेट्स कंपलसरी, मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी कंपलसरी, प्रॉपर्टीज एसेट्स मतलब, और लाइबिलिटीज मतलब डेप्थ, कर्जा। उसके बाद यहाँ पर फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? इमेजिनरी एसेट। ये दोनों तो आगे रिपीट होंगे टाइम टू टाइम।
यहाँ पर भी ये दोनों ज़रूरत होने पर रिपीट होंगे, बट ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, अ लाइबिलिटी विच may arise in future which depends on happening or non happening of certain event is known as contingent liability. आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इसी लेक्चर में और कुछ एलिमेंट्स देखते हैं, टाइम कितना कितना टाइम की रिकॉर्डिंग हुई उसके डिपेंड्स, उसके बेस पे से और कुछ कंसेप्ट्स इसमें ऐड किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ।